और आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनावों पर। क्यों ये मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों के लिए 28 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने वाले हैं, क्यों अहम है? अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है ये चुनाव। वहीं सिंधिया के लिए क्या ये प्रेस्टीज की लड़ाई है? वहीं कांग्रेस की बात करें तो अगर वो 20 और 21 सीट लाने का दावा कर रहे हैं तो कितनी सीट ला पाएंगे? कमलनाथ का कितना वर्चस्व कायम है? वहीं अगर ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें जहां 16 सीटें हैं, वहां से कांग्रेस या बीजेपी कितनी सीटें ला पाती है? और साथ ही जिस तरह कहा जाता है कि वो रीजन ऐसा है कि वहां दलित वोट भी है, और जब ये भी कहा जाता है, हिस्टोरिकली ये देखा गया कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जब भी उपचुनाव होते हैं, बाय पोल होते हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में ही वोट जाता है। तो अब इन 28 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, कितनी कांग्रेस के में आएंगी, और जो बीएसपी लगभग सभी सीटों पर लड़ रही है, वो एक तरह से खुद को कह रही है किंग मेकर, लेकिन क्या बाकी उसके पास ये ताकत बचेगी चुनाव के जब नतीजे आएंगे, या क्या स्थिति है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे कार्यक्रम में। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी नजरें बिहार पर टिकी हैं और इस बीच में आपने मध्य प्रदेश पर अपनी नजर जमाई है। मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छी एक पहल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाईपोल, और हमें इस पे भी नजर अपनी बनाए रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। संजय जी, आप सीएसडीएस में प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आपकी राय इन चुनावों पर आनी जरूरी है, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में शिवराज सिंह चौहान के लिए इन 28 सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में हावी है, चाहे महामारी की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या किसानों के मुद्दों की बात करें? देखिए पूर्णिमा जी, जब पूरा इसको हम अगर आम चुनाव कहते हैं, अगर राज्य के लिए एक आम चुनाव होता, तब तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा एक मुद्दा होगा या एक दो ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जो पूरे राज्य भर में देखने को मिलेंगे। लेकिन उपचुनाव में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। उपचुनाव, और ये 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के उपचुनाव है, वो एक बड़ा उपचुनाव है, लेकिन कोई एक बड़ा मुद्दा एक तरह से सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिले, ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा मुद्दा सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर है, तो वो कांग्रेस इस बात का प्रचार कर रही है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा वो सारे कांग्रेस के एमएलए जो डिफेक्ट होकर के बीजेपी में गए हैं, बीजेपी ने ज्यादातर उन्हीं लोगों को टिकट दी है। तो कांग्रेस इस बात का प्रचार कर रही है कि ये बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये हमारी टिकट पे जीत के आए थे, अब आपके पास फिर वोट मांगने आए हैं बीजेपी के टिकट पे, तो ऐसे लोगों को वोट न दें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो यही एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बहुत लोकलाइज्ड मुद्दे होंगे और उन लोकलाइज्ड मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी, अलग अलग विधानसभा जो सीटें हैं उन पर लोकलाइज्ड मुद्दे होंगे और उन पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही जैसे आपने कहा कि कांग्रेस जो बीजेपी में उनको अपना पद बरकरार रखने के लिए, अपनी सीट बचाने का भी दबाव होगा, उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल चुनौती होगी। चुनौती तो आपने जिस बात का जिक्र किया, सबसे बड़ी चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के लिए। उनकी सरकार जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो पूरे हाउस में उन्हें अपनी मेजॉरिटी बनानी है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के लिए है, उन्हें अपनी मेजॉरिटी स्थापित करनी है जिससे सरकार बची रहे। अगर, और वो तभी संभव है जो ये 28 उम्मीदवार बीजेपी ने जिनको खड़े किए हैं, उनमें से तकरीबन 16, 17, 18 जीत करके आएंगे, और अगर इनमें से 16 से 18 लोग जीतेंगे तो निश्चित रूप से कुछ मंत्री जो बनाए गए हैं वो भी जीत करके आएंगे। तो ये एक तरह से कड़ी है, और एक कड़ी दूसरी कड़ी पे निर्भर है। अगर ये एमएलए या जो मंत्री पद पर अभी विराजमान है, जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, इनको अपना चुनाव अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जीतना पड़ेगा। जब ये अपने चुनाव कंस्टिट्यूएंसी में जीतेंगे तो बीजेपी के नंबर्स बढ़ेंगे, और जब बीजेपी के नंबर्स बढ़ जाएंगे तो उनकी एक स्टेबल सरकार होगी। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हम अलग अलग आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि चुनौती सबसे बड़ी किसके लिए है। जी, तो ये अगर हम ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो वहां से 16 सीटें बहुत अहम हैं। वहां कहते हैं यूपी का भी इन्फ्लुएंस होता है, वहां दलित वोट भी है, तो उन सीटों में से कितनी सीटों की संभावना है बीजेपी के में खाते में आने की?
आपने ग्वालियर चंबल रीजन का जिक्र किया। मुझे लगता है इस क्षेत्र में तो जरूर हमें कहना चाहिए कि चुनौती, एक बड़ी चुनौती है जो पर्दे के पीछे है अभी, जो ना तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये जरूर है कि उनकी पार्टी को चुनाव बचाना है, और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर रहा हूँ। ये वो है जहाँ पे इनका प्रभाव है, ये वो भी इलाका है जहाँ दलित वोटर बड़ी तादाद में है। ये इलाका वही है जहाँ पे बीएसपी का कुछ प्रभाव है। अगर हम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों को देखें तो इस इलाके में बीएसपी का अपना प्रभाव है। इसकी दो वजह है। एक तो दलित पॉपुलेशन इस इलाके तादाद ज्यादा है, और ये इलाका भी वो इलाका है जो यूपी से सटता हुआ है। और हम जानते हैं, हम मानते हैं कि जब दो राज्य के जो बाउंड्रीज पे कंस्टिट्यूएंसी होते हैं तो एक राज्य की पॉलिटिक्स का दूसरे राज्य की पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ता है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो लगभग ये इलाका, ये जो 16 कंस्टिट्यूएंसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कुछ त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। यहाँ पे बीएसपी भले ही छोटा रोल प्ले करेगी, लेकिन बीएसपी ने अपनी पकड़ यहाँ बनाई हुई है। पिछले कई चुनाव में हमने देखा है बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिलता है इन कंस्टिट्यूएंसी में। लेकिन बीएसपी अगर अच्छा खासा वोट लेने में सफल होगी तो वो दलित वोट होगा, और पिछले दिनों दलित वोट का झुकाव बीजेपी की तरफ गया है। अगर बीएसपी ने बड़ी तादाद में दलित वोट काटने में सफलता हासिल की, उससे बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। जी, और सिंधिया के लिए ये उपचुनाव एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा की, उनकी प्रेस्टीज की लड़ाई है, क्योंकि उनके कितने कैंडिडेट जीत कर आते हैं ये डिसाइड करेगा कि पार्टी में उनकी कितनी ताकत बढ़ती है या घटती है। हाँ, बिल्कुल। ये जो 28 लोग कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में गए, ये सारे सिंधिया के लोग हैं। और ये जरूर है इनके लिए, आपने कहा, शब्द का इस्तेमाल किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनाव लड़ने से भी ज्यादा बड़ी बात प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी। बीजेपी में उनकी पैठ किस तरह की होगी, कितना उनका कद बढ़ा रहे बीजेपी में, इसके लिए जरूरी है कि वो 28 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके बीजेपी के पाले में डालें। ये बहुत जरूरी है उनके लिए, जिससे उनका कद बना रहेगा बीजेपी पार्टी में। जी, तो जिस तरह से 25 जो लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा देके और बीजेपी में शामिल हुए, और 3 ऐसे जहां विधानसभा सीटें जहां जो एमएलए थे उनकी डेथ हुई, उसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, तो टोटल मिला के 28 सीटें हैं। ऐसे में शिवराज सिंह के लिए को कम से कम आधी सीटें जीतनी होंगी ताकि पार्टी के भीतर वो किसी भी तरह के विरोध को दबा सके। हाँ, आधी सीटें जीतनी होगी। सबसे पहले तो उन्हें मेजॉरिटी चाहिए होगी। अभी कुछ दिन पहले एक और कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तो हाउस की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी 229 होगी। उसके हिसाब से सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के सामने तो ये चुनौती होगी कि आप मेजॉरिटी अपनी ले आए। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत उनके पक्ष में हो, और बहुमत से जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास होंगी उतनी ही स्टेबल सरकार होगी, जिससे कि अगर 1-2 एमएलए की नाराजगी भी हुई तो उसको दबाया जा सके, उनसे बातचीत की जा सके, उन्हें समझा, उनके साथ सुलह किया जा सके। लेकिन अगर जिसको कहते हैं रेजर थिन मेजॉरिटी, एकदम बिल्कुल छूता हुआ आंकड़ा हो मेजॉरिटी का, तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा में रहती है। अगर 2-4 एमएलए नाराज हो गए तो सरकार संकट में आ जाती है। तो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में यह बात रहेगी कि अगर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, अगर बीजेपी 20-22 सीटें जीत जाती है तो एक स्टेबल सरकार की गुंजाइश बनी रहेगी मध्य प्रदेश में। जी, जिस तरह कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 20 से 21 सीटें जीतने की संभावना, तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीएसपी, रेबल एमएलए और निर्दलियों को साथ मिलाकर वो सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। देखिए, दावा तो कोई भी कर सकता है। कोई उम्मीदवार मुझे आज तक नहीं मिला जो ये दावा ना करे कि वो चुनाव जीत रहा है, भले ही उसकी जमानत जब्त हो रही हो। तो कांग्रेस निश्चित रूप से यह दावा करेंगी। मैं तो अचंभित हूं कि ये दावा नहीं कर रहे हैं कि वो 27 या 28 सीटें सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं। तो अगर उनका दावा है कि वो 21 या 22 सीटें जीत रहे हैं, और हम मान भी लें कि अगर वो 21 या 22 सीटें जीत जाएंगे, इस लिहाज से बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं होगी, और कांग्रेस को भी शायद मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को मेजॉरिटी के लिए सारी की सारी सीटें जीतनी पड़ेंगी कम से कम, तब उनकी मेजॉरिटी होगी। तो वो एक हंग असेंबली बना रह जाएगा, और सरकार के लिए अनिश्चितता बनी रहेगी। और फिर वो चीज होगा जो हम देश की पॉलिटिक्स या राज्य की पॉलिटिक्स में देखना नहीं
जाते, शायद ये एमएलए की खरीद फरोख्त फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी भी दोनों बड़ी पार्टियों के पास मेजॉरिटी नहीं होगी और दोनों पार्टियां चाहेंगी कि मेजॉरिटी उनकी तरफ आए, जिससे बीजेपी चाहेगी कि मेजॉरिटी उनकी तरफ हो जाए, जिससे उनकी सरकार बची रहे। कांग्रेस की कोशिश होगी कि मेजॉरिटी उनकी हो जाए, जिससे वो सरकार का तख्ता पलट कर सके। जी, अगर बीएसपी की बात करें तो वो एक तरफ खुद को किंग मेकर बता रही है, यानी कि वो पाले बदल सकती है, और पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नहीं, निश्चित रूप से बीएसपी के लिए किंग मेकर की भूमिका में अगर उन्हें उभरना है तो उनके लिए सिर्फ 1 या 2 सीट जीतने से काम नहीं चलेगा। मैं हाइपोथेटिकली ये मान रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने 20 या 21 सीटें जीत ली तो कम से कम कांग्रेस को 8-9 सीटों की जरूरत होगी, और अगर बीएसपी के पास वो क्रिटिकल नंबर नहीं होंगे, कम से कम 5-7 एमएलए अगर वो जीत करके आते हैं, तब तो वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे। लेकिन अगर बीएसपी 1-2 सीटें जीतती है और बाकी सीटें भी छिटपुट कोई इंडिपेंडेंट कोई दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं, तो उसमें किंग मेकर कौन होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और ये बात का भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अगर मान लीजिए 3-4 पार्टियों ने 1-1 सीटें जीती, तो क्या ये एक अपना गठबंधन बना लेंगे कि हमें किस ओर जाना है। इन संभावनाओं पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसकी संभावना है। तो बीएसपी के लिए किंग मेकर की रोल में उभरने के लिए जरूरी है कि वो 5 से 7 सीटें जीते। अगर वो 5 से 7 सीटें जीत जाती हैं, बीजेपी अपने आंकड़े को पार नहीं कर पाती है, तभी वो किंग मेकर के रूप में उभर करके आ सकते हैं इन चुनावों के बाद। जी, आप चाहे बीएसपी की बात करें या निर्दलीय की बात करें, स्थितियां उनके लिए तब फेवरेबल होंगी जब बीजेपी या कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कुछ कम सीटें लाते हैं। निश्चित रूप से जब तक ये हंग असेंबली नहीं होगी तब तक कोई किंग मेकर हो ही नहीं सकता। जब तक प्रजा नहीं है तब तक राजा कौन बनेगा। तो किंग मेकर बनने के लिए ये जरूरी है कि ना तो बीजेपी के पास मेजॉरिटी है और ना ही कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है। और इसकी संभावना रहेगी कि अगर बीएसपी ने 7-8 सीटें जीत ली, फिर भी संभावना है कि बीजेपी अपनी मेजॉरिटी ले सकती है। बीजेपी ने अगर 16-17 सीटें जीत ली और मान लीजिए बीएसपी के पास 7-8 सीटें हैं, तो भी बीजेपी की मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर बीएसपी ने 7-8 सीटें जीत ली और बाकी सीटों का बंटवारा बराबर बराबर अगर हो गया, 10-10 सीटें दोनों पार्टियों ने जीत ली, ऐसी स्थिति में एक हंग असेंबली की सूरत हमारे सामने होगी और फिर बीएसपी एक किंग मेकर की भूमिका में हमारे सामने आएगी। और फिर जो कहते हैं अनसर्टेनिटी होगी, पॉलिटिकल तमाशा होगा, जो सब हम चुनाव के बाद शायद देख पाएंगे। मैं कहता नहीं कि ऐसी सूरत उभरनी चाहिए चुनाव के बाद। उम्मीद है कि चुनाव के बाद एक स्पेसिफिक मैंडेट हो, सरकार स्टेबल सरकार बने, लेकिन इसकी संभावना बनी रहेगी कि बीएसपी किंग मेकर के रूप में उभर सकती है अगर बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो। जी, लेकिन बीजेपी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में दिखती है। 107 सीटें उसके पास है और 9 सीटें उसको और चाहिएगी मेजॉरिटी के लिए, जबकि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनको 28 की 28 सीटें चाहिएंगी, क्योंकि उनके पास 88 एमएलए हैं। तो ऐसे में हिस्टोरिकली ये भी देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है बाय फोल्स में उसे ही फायदा होता है। तो क्या जो परिस्थितियां लग रही हैं उनसे क्या ऐसा नजर आ रहा है कि बाय पोल्स में बीजेपी को ही फायदा होने वाला है? आपने ठीक कहा पूर्णिमा जी कि हमने बार बार देखा है जब भी कोई रूलिंग पार्टी रहती है और जब बाई पोल्स होते हैं तो ज्यादातर चुनाव के नतीजे रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं। कुछ कुछ अपवाद हैं, ऐसा नहीं कि सारी की सारी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन आपने कहा कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी एक तरह से उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण है। मुझे लगता है मैं 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए तो एक असंभव काम है। 28 की 28 सीटें जीतना चुनौतीपूर्ण नहीं, मैं तो कहूंगा असंभव है। तो कांग्रेस के लिए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कुछ उगता सूरज है और कोई तख्ता पलट कर पाएंगे। बीजेपी के लिए 7-8 सीटें जीतना, जहां 28 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का बाईपोल हो रहा है, मुझे लगता है कोई ज्यादा खास चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये जरूर है कि हर चुनाव को महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में देखना चाहिए, चुनाव को लाइटली नहीं लेना चाहिए और बीजेपी कभी नहीं लेती। तो बीजेपी हमेशा कहेगी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पलड़ा बीजेपी की तरफ काफी मुझे झुका हुआ दिखाई पड़ता है।
बीएसपी अगर 5-7 सीटें जीत भी जाए तो भी बीजेपी की तरफ पलड़ा झुका हुआ है, क्योंकि उन्हें मात्र 7-8 सीटों की जरूरत है। जी, तो मात्र 9 सीटों की बीजेपी को जरूरत है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें जो उम्मीदवारों के खिलाफ होते हैं, तो इस समय 28 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं ये विधानसभा सीटों के लिए, लेकिन इसमें 355 उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन 63 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में 18% ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें इंडिया की रिपोर्ट में, तो 28 में से जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की जानकारी देखते हैं तो उसमें 28 में से 14 उम्मीदवारों के खिलाफ, यानी लगभग 50% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और बीजेपी में 28 में से 12 के खिलाफ हैं। तो आप हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है, जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। चुनाव जो है वो पार्टियों तक ही सीमित रह जाते हैं, पार्टियों के बारे में, पार्टियों के लिए, उनके बारे में रह जाते हैं। मतलब जनता के मुद्दे, जनता की बातें, जनता के सरोकार, जनता के कंसर्न कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। जनता, आपने ठीक कहा, जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, पार्टियां आगे हो जाती हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे देश में पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, पार्टी बेस्ड चुनाव होते हैं। तो तमाम तरह के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोग अपना वोट, तकरीबन 65% हिंदुस्तान के मतदाता, अलग अलग राज्यों में भी कमोबेश यही नंबर है, वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, वो पार्टी लॉयलिस्ट है, वो पार्टी को देख करके वोट करते हैं। और यही वजह है कि आपने इन दागी उम्मीदवारों की गिनती बताई कि कांग्रेस के 28 में से 14 दागी छवि वाले हैं और बीजेपी के 12 दागी छवि वाले हैं। इसके बावजूद लोग इनको वोट करेंगे और इनमें से कई लोग जीत करके भी आएंगे, क्योंकि लोग उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, लोग उम्मीदवार की क्वालिटीज को नहीं देख रहे हैं, लोग पार्टी को देख करके वोट कर रहे हैं। तो जब आप पार्टी को देख करके वोट करेंगे, लोग, मतदाता सिर्फ पार्टी को ध्यान में रखेंगे, तो मुद्दे वही आएंगे सामने जो पार्टियां उठाएंगी। अगर पार्टियों ने जनता के मुद्दों को सामने नहीं लाया तो जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और पार्टियां बिल्कुल फोर फ्रंट पर आकर चुनाव लड़ती है। यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ने की कोशिश करता है या मन में सोचता भी है, तो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि किसी एक बड़े प्रोमिनेंट पार्टी से उसे टिकट मिल जाए। जब बड़े प्रोमिनेंट पार्टी से उसे टिकट नहीं मिलता, तब वो किसी एक छोटी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। और उसके बाद भी अगर किसी पार्टी ने उसे टिकट नहीं ऑफर किया और उस व्यक्ति का मन है कि चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, तब वो इंडिपेंडेंट लड़ता है। तो पार्टी का हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा प्रभाव है, और इसी वजह से जनता के मुद्दे, अगर किसी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट बहुत अच्छा है, वो शायद जनता के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन उसकी बात कहीं ना कहीं दब जाती है। जी, इस समय कमलनाथ की भी बात कर लें, उन्होंने अपनी तरफ से तो काफी एग्रेसिवली कोशिशें की इस चुनाव में, कैंपेनिंग में, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से। साथ ही कमलनाथ के लिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके लिए बस आखिरी चांस हो, क्योंकि इस साल वो 74 के हो जाएंगे और 2023 में जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब तक उनकी उम्र 77 हो जाएगी, और हो सकता है तब कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि सीएम के उम्मीदवार के तौर पे कोई युवा चेहरा सामने लेकर आए। क्योंकि वैसे तो भारत में चुनाव लड़ने या राजनीति में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। आपने 77 एज कमलनाथ जी की गिन ली जब अगले विधानसभा के चुनाव होंगे, और हम ये मान लिए कि वो रिटायर हो जाएंगे और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन सचमुच आप किसी राजनेता से पूछ लें कि क्या आप रिटायर होना पसंद करेंगे या सोचते हैं कि क्या आप रिटायर हो, कोई रिटायर होना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आप देखेंगे कि अगले चुनाव में भी वो बिल्कुल पार्टी की कमान संभाले होंगे। हो सकता है पार्टी में कुछ नए चेहरे होंगे जो बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जितना आसान या जितना एक्टिव रोल वो आज के चुनाव में प्ले कर रहे हैं, या जब आम चुनाव 2018 में हुए थे विधानसभा के, उतने एक्टिव रोल वो अगले विधानसभा चुनाव में शायद नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मायने में तो ऐसा लगता है शायद कमलनाथ जी के लिए असली रूप में ये आखिरी चुनाव था। हो सकता है वो अगला चुनाव भी लड़े, लेकिन सचमुच आखिरी चुनाव यही है। जी, तो हो सकता है सचमुच आखिरी चुनाव ही हो, लेकिन शुरुआत से ये देखा गया कमलनाथ के लिए, चाहे स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो, चाहे प्लानिंग की बात हो, हर सीट पे वो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर
रहे हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कैंपेनिंग में कुछ आपको मिसिंग दिखाई दिया कि बड़े चेहरे या बड़े नाम जो हैं वो नजर नहीं आए? कांग्रेस कह सकता है कि चेहरे नजर इसी के लिए नहीं आए क्योंकि वो बिहार में बिजी हैं या दूसरे राज्यों में बिजी हैं। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है इस बात का जिक्र होना चाहिए कि सिर्फ कमलनाथ वहां अकेले उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। अगर ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के भविष्य के लिए मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को, दूसरे राज्य के बड़े नेता, केंद्र के बड़े नेताओं को आकर के कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करना चाहिए था, जिसकी कमी मुझे लगता है वहां के लोकल कैंडिडेट्स को खल रही होगी, जिसकी चर्चा शायद बाद में होगी जब कांग्रेस शायद अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। अभी तो लोग कैंपेन में बिजी हैं, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा, भले उन्हें इस बात का एहसास हो रहा होगा, लेकिन शायद इस बात की जांच पड़ताल या इस पर चर्चा बाद में होगी जब कांग्रेस का प्रदर्शन शायद अच्छा ना हो। जी, तो अंत में आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से इस चर्चा से जो समझ में आ रहा है कि बीजेपी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है, बाकी तो चुनाव में के नतीजे जब आते हैं उसके बाद ही पता चलेगा क्या स्थिति है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान के लिए दोबारा से मतलब अगर वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो ऐसे में क्या उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी, चाहे महामारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, तो क्या ये ताज कांटों भरा होगा? ताज तो ताज है, वो सर पे रखते ही हैं, कांटों भरा होगा या नहीं वो तो देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर किसी को आप कह भी दें कि भाई ताज तो कांटों भरा है, फिर भी वो व्यक्ति, मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति वो कहेगा नहीं ये कांटों भरा ताज है इसीलिए मैं अपने सर पे नहीं रखूंगा। तो पहली तो अपेक्षा यही होगा कि ताज बरकरार रहे सर पर, कांटे जो होंगे उसकी उसको देखा जाएगा कि उन कांटों को कैसे निकाला जाए या उससे कैसे निपटा जाए। समस्याएं तो रहेंगी, आज कोविड है, कल कोई और समस्या हो सकती है, तो समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं को से जूझने या उनसे निपटने या उनसे निपटारा करना ही एक तरह से अपने आप में चैलेंज है, और इसी से आपकी उपलब्धि काउंट की जाती है कि आप कितने सक्सेसफुल मुख्यमंत्री या कितने सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चिंता का विषय होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए कि भाई अगर मैं चुनाव जीत भी जाऊं तो ये इतनी जो हमारे सामने मुश्किलें हैं या जो एक तरह से चैलेंजेस है उसको मैं कैसे कवर करूंगा। मुझे लगता है कि चुनाव जीतते ही एक बड़ी खुशी होगी उनके चेहरे पर कि कम से कम हमारी सत्ता बरकरार है और एक स्टेबल गवर्नमेंट मैं अगले 2 साल और चला पाऊंगा। जी, तो 2023 तक वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चला पाएंगे अगर फिर से उनके पास कंफर्टेबल सीट्स आ जाती हैं, जितनी उनको जो जादुई आंकड़ा है उसकी जरूरत है, 216 सीटें, 107 है, 9 और की जरूरत है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, अब वो सत्ता में वापस लौटते हैं, ये देखना होगा। ये 3 तारीख को पता चलेगा क्योंकि 3 को वोटिंग होगी और उसके बाद 10 को नतीजे आएंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में शामिल होने के लिए और मध्य प्रदेश उपचुनावों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद पूर्णिमा जी। ठीक।